नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ब्लूल्फ। आज के वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट नंबर 1 का। इससे पहले हमने जो भी वीडियोस देखे थे वो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। आज के वीडियो में हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, उसके दोनों ऑसिलेटर्स देखने वाले हैं और दोनों ऑसिलेटर्स के इफेक्ट्स भी देखने वाले हैं, जिसमें पीजोइलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर है। देन हम लोग अल्ट्रासोनिक के एप्लीकेशंस भी देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी। ह्यूमन ईयर सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड ही सुन सकता है, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि ये इतनी ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करती है कि हमारे कान इन्हें सुन नहीं पाते। जैसे कि फैन बहुत ही ज्यादा स्लो घूमता है तो उसके जो ब्लेड्स है वो हमें दिखते हैं, लेकिन अगर फैन बहुत ही ज्यादा फास्ट घूमने लगे तो वो ब्लेड्स क्लियर नहीं दिखती है। वैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स बहुत ही ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करती है, दैट्स व्हाई वो ह्यूमन ईयर को ऑडिबल नहीं होती है। सेकेंड इज हाई एनर्जी। अब सिंपल बात समझो, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे कि अगर तुम टेबल को हल्का सा पुश करो तो कम एनर्जी लगेगी, लेकिन जोर से पुश कर दो तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। अल्ट्रासोनिक वेव्स बहुत ही ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करती है, इसीलिए उनमें एनर्जी भी ज्यादा होती है। इसी वजह से ये सॉलिड चीजों के अंदर तक जा सकती है, यानी कि पेनिट्रेट कर पाती है। थर्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स इधर उधर नहीं फैलती है, ये सीधे लाइन में ही ट्रेवल करती है। जैसे कि एक टॉर्च की लाइट को तुम एक ही डायरेक्शन में फोकस कर सकते हो, वैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी फोकस किया जा सकता है, इसलिए डॉक्टर बॉडी के अंदर का इमेज देख पाते हैं। फोर्थ इज शॉर्टर वेवलेंथ। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जब भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ छोटी हो जाती है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सोचो तुम नोटबुक में लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, अगर तुम धीरे धीरे लाइन बनाओगे तो लाइंस के बीच में गैप ज्यादा होगा, लेकिन अगर तुम फास्ट फास्ट जिगजैग लाइन बनाओ तो लाइंस एक दूसरे के पास पास बनेंगे। जितना ज्यादा फास्ट मूवमेंट उतना ही कम गैप। ये जो लाइंस के बीच का गैप है वो वेवलेंथ जैसा होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स बहुत ही ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करती है, इसलिए उनकी वेव्स के बीच का गैप बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इसी को हम लोग शॉर्ट वेवलेंथ कहते हैं। और क्योंकि उनका गैप छोटा होता है, ये छोटी से छोटी चीजों को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। फिफ्थ, प्रोड्यूसिंग इफेक्ट। जब अल्ट्रासोनिक वेव किसी लिक्विड या सॉलिड से गुजरती है तो उसके पार्टिकल्स को हिला देती है। जैसे कि पानी में अगर पत्थर फेंको तो पानी हिलता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स भी पार्टिकल को फास्ट फास्ट मूव करती है। इससे क्या होता है, इससे हीट भी बन सकती है और क्लीनिंग भी हो सकती है। इसलिए अल्ट्रासोनिक क्लीनर यूज होता है, जिसमें आप छोटी छोटी चीजों को भी क्लीन कर सकते हो। सिक्स्थ इज स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड हर जगह सेम नहीं होती। सॉलिड में सबसे फास्ट होता है, लिक्विड में मीडियम होता है एंड गैसेस में सबसे स्लो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, दैट्स व्हाई वो वाइब्रेशन जल्दी आगे बढ़ता है, लेकिन गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो वाइब्रेशन को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। पीजो का मतलब होता है हमारा प्रेशर और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी बनाना ही हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि आप सबको पता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी जो है वो प्रेशर से यानी कि मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनती है। और जो हम रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज करने वाले ऑसिलेटर में, उसमें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बन रही होती है, यानी कि प्रेशर जनरेट हो रहा होता है, वाइब्रेशन हो रही होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्रिस्टल का यूज करते हैं और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट में हम लोग रॉड का यूज करते हैं, जो कि यूजुअली फेरस से बने हुए होते हैं। अब हम समझते हैं कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में, बुक्स में या फिर ऑनलाइन कहीं भी आप लोग को अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एक्जैक्टली है क्या। और यहाँ पे मैं जीरो से हीरो कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अब क्या होता है ना, क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन नहीं होता, कभी सर्कुलर होता है, कभी क्या होता है। लेकिन अगर स्पेशली हम बात करें ऑसिलेटर की, तो ऑसिलेटर में हमारे स्लैब के स्ट्रक्चर का रेक्टेंगुलर क्रिस्टल यूज किया जाता है। अब समझते हैं कि क्रिस्टल के अंदर होता क्या है। बेसिकली क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस अरेंज होते हैं, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट होता है ना वो परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होता, इसलिए नॉर्मली दोनों चार्जेस बैलेंस रहते हैं और कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होता। और जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं क्रिस्टल पे, प्रेशर अप्लाई होने के बाद जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। पूरा शिफ्ट नहीं होते, पूरा ट्रैवल नहीं करते, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही शिफ्ट होते हैं। और इसी शिफ्ट के वजह से एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं और दूसरे चार्ज पे निगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, दोनों साइड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इसी को हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसको हम लोग एक
एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि गैस लाइटर हो गया, वो भी पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही वर्क करता है। जब हम लाइटर का बटन प्रेस करते हैं तो अंदर एक क्रिस्टल प्रेस होता है और तुरंत ही चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी हमारी पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही होती है। अब हम देखेंगे रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इफेक्ट एक्चुअल ऑसिलेटर में यूज होता है और अभी जो हमने देखा वो डायरेक्ट पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा इस पे क्वेश्चन, तो उसमें डायग्राम, वर्किंग और आपका कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है। तो अगर आपको प्रिंसिपल लिखना है तो वहाँ पे आप पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लिख सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अब तक हमने देखा कि प्रेशर देने से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देने से प्रेशर जनरेट होता है। अब वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे डायग्राम में जहाँ पे ए जो है वो हमारा है पॉजिटिव मेटल इलेक्ट्रोड और जो बी है हमारा नेगेटिव मेटल इलेक्ट्रोड। इसमें आप लोग देख सकते हो जो क्रिस्टल है हमारा, उसके बीच में जो चार्जेस है हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव, वो नॉन सिमेट्रिकल ऑर्डर में अरेंज है और दोनों ही चार्जेस आपके बैलेंस है, ना ही एक्सपांशन हो रहा है ना ही कॉम्प्रेशन हो रहा है। और जब हम उसको वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, चार्जेस जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मूव कर जाते हैं और क्रिस्टल की जो शेप होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। और अब आफ्टर वोल्टेज क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं क्रिस्टल को, जो हमारे नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, यानी अपर साइड में मूव कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी कि आयंस अपनी जगह से शिफ्ट हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा ही शिफ्ट हुए हैं, ज्यादा ट्रैवल नहीं किए, वो माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट में ट्रैवल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे क्रिस्टल की जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, या तो वो थोड़ा सा एक्सपांड करता है या तो थोड़ा सा कॉम्प्रेस करता है। अब हम देखेंगे डीसी और एसी में ये वर्क कैसे करता है। बेसिकली ऑसिलेटर में एसी सप्लाई ही देते हैं, लेकिन पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डीसी में भी वर्क करता है। वो कैसे करता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो, अगर आगे जाके पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर हम लोग डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, तो जो क्रिस्टल होता है ना वो एक ही बार में स्ट्रेच होता है और एक ही बार में कॉम्प्रेस होता है और फिर स्टेबल हो जाता है, यानी कि उसमें वाइब्रेशन नहीं होता, एक ही बार में चेंज होता है बस उसके साइज में। लेकिन जब आप एसी में अप्लाई करते हो तो आपको पता है कि एसी जो आपका सप्लाई है वो आगे पीछे होता है, माइनस प्लस होता है, तो जो चार्जेस है आपके वो भी ऊपर नीचे शिफ्ट होते हैं। दैट्स वाई जो क्रिस्टल है वो भी बार बार एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो एकदम फास्ट रैपिडली होता है। तो क्या होता है, आपके वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही ज्यादा हाई प्रोड्यूस होती है और वही फ्रीक्वेंसी आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है। तो इतना आपको परफेक्टली समझ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे पीजोइलेक्ट्रिक ऑसिलेटर को। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स को समझ लेते हैं। ये जो भी हमारे अल्फाबेट से किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डायग्राम में, तो सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। क्यों यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जिसका शेप यहाँ पे आपको स्लैब की तरह दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर, वो ए और बी दोनों जो मेटेलिक प्लेट है आपकी, जिसको इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो आप, उसके बीच सैंडविच है। देन आपका यहाँ पे एल जो है वो इंडक्टिव कॉइल्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई L1 L2 L3 आपकी इंडक्टिव कॉइल्स है यहाँ पे। टी आपका ट्रांसफार्मर है। पी आपका जो है वो प्लेट सर्किट है। वी आपका ट्रायड वाल्व है। C1 आपका वेरिएबल कैपेसिटर है। F आपका फिलामेंट विद कैथोड है। HT आपका हाई टेंशन सप्लाई है और LT आपका लो टेंशन सप्लाई है। अब हम लोग एक्चुअल कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कौन किससे कनेक्टेड है, एक्सेट्रा चीजें। अब इसमें देखो पावर सप्लाई आपका दिया गया है, लो टेंशन बैटरी और हाई टेंशन बैटरी। अब देखो डायग्राम में आपको ट्रायड वाल्व दिख रहा होगा जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो बेसिकली 3 चीजों से बना होता है, कैथोड से, ग्रिड से और प्लेट से। अब हमारी जो लो टेंशन बैटरी सप्लाई होता है वो फिलामेंट और कैथोड को दी जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे बल्ब जलाने के लिए पहले फिलामेंट को गर्म करना पड़ता है, वैसे ही ट्रायोड में कैथोड को गर्म करना पड़ता है। लो टेंशन क्या करती है, बेसिकली वो कैथोड को हीट करती है और कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और अगर हम लो टेंशन नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे और सर्किट काम नहीं करेगा। अब समझ लो कि HT क्या होता है। HT हमारा हाई टेंशन पावर सप्लाई है जो कि हाई वोल्टेज जनरेट करता है और वो हम लोग प्लेट को देते हैं। जो कैथोड से रिलीज इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको प्लेट तक ले जाना इसका काम होता है। अभी प्लेट में जो सर्किट है उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना इसका काम होता है। सो ओवरऑल जो हमारी लो टेंशन बैटरी वो कैथोड को गर्म करती है और जो हाई टेंशन है वो इलेक्ट्रॉन को खींचकर करंट फ्लो करवाती है। पावर सप्लाई का हमने देख लिया, लो टेंशन एंड हाई टेंशन। और AC जो है हमारा वो ऑसिलेटर को दिया जाता है। किसी भी सर्किट में अगर आपको इंडक्टिव कॉइल और वेरिएबल कैपेसिटर कनेक्टेड मिल जाए पैरेलल तो वो टैंक सर्किट बना। अब टैंक सर्किट होता क्या है एक्चुअली, तो ये नेचुरली ऑसिलेट करता है बेसिकली, और इसको आप लोग LC सर्किट भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि एक झूला है, अगर आप उसको धक्का दोगे तो वो एक फिक्स स्पीड पे आगे पीछे हिलेगा, राइट। लेकिन उसकी एक नेचुरल स्पीड होती है। वही LC सर्किट की भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसका फॉर्मूला होता है F = 1/2π√LC। मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है L इंडक्टेंस पे और C कैपेसिटर। तो यानी कि हमने देखा कि टैंक सर्किट क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी बनाने का काम करता है और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने का भी काम करता है, ताकि ये जो फ्रीक्वेंसी है जो टैंक सर्किट बना रहा है ये क्रिस्टल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए और तभी हमारा रेजोनेंट हो सकता है।
नेक्स्टली देखें तो इंडक्टिव कॉइल L2 वो आपके हाई टेंशन बैटरी को कनेक्टेड है और आपके प्लेट सर्किट को कनेक्ट जो है। L1 एंड C1 जो है आपका वो ग्रिड सर्किट को कनेक्टेड है बेसिक। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा क्यों हमारा यहाँ पे क्वार्ट्ज क्लिस्टर है और जो A और B है वो हमारी मेटेलिक प्लेट है यानी कि इलेक्ट्रोड्स प्लेट बेसिकली। A जो है ये पॉजिटिव है, B जो है वो निगेटिव है और इसके बाद में यहाँ पे ट्रांसफार्मर T हम लोग को दिख रहा है। हम लोग अभी एकदम सिंपल वर्किंग देखते हैं 0 to हीरो वाली। ये मेन पार्ट है, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझेगा कि हाउ एग्जैक्टली पीजोइलेक्ट्रिक ऑसिलेटर वर्क्स। सबसे पहले क्या होता है हमारा, जब हम हाई टेंशन बैटरी को ऑन करते हैं तो ट्रायोड यानी कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसको पावर मिलती है और हमारा जो सर्किट होता है वो एक्टिव हो जाता है। अब ट्रायोड रैंडम स्मॉल इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है। ये जो ऑसिलेशंस होते हैं ये हमारी प्लेट A और प्लेट B के अक्रॉस अपीयर होती है। यहाँ तक सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही बनता है, अभी क्रिस्टल वाइब्रेट करना स्टार्ट नहीं हुआ है। अब ये ऑसिलेशन हमारी कहाँ जाती है, तो जो प्लेट A और B से ऑसिलेशंस होती है वो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल तक जाती है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, बेसिकली सिग्नल को पास करना और फीडबैक देना। अब जो ट्रांसफार्मर होता है उसके थ्रू ये सिग्नल क्रिस्टल प्लेट तक पहुंचता है। क्रिस्टल पर क्या होता है, बेसिकली जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिस्टल पर लगता है तो इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इनवर्स में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारी मैकेनिकल एनर्जी बनती है यानी कि वाइब्रेशंस करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वोल्टेज दिया और क्रिस्टल वाइब्रेट करने लगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि जो हमारा क्रिस्टल है वो हर फ्रीक्वेंसी पे स्ट्रांगली वाइब्रेट नहीं करता और यही पे हमारा 2 फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। यानी कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि टैंक सर्किट से भी हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और जो हमारा क्रिस्टल है उससे भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो बहुत बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो अभी हम लोग ये दोनों फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली, एक एक्सटर्नल होती है और एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जो फ्रीक्वेंसी हमारी टैंक सर्किट से जनरेट होती है और वही कंट्रोल करता है, उसे हम लोग एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमने देखा था F = 1/2π√LC। L हमारा है यहाँ पे इंडक्टेंस, C जो है हमारा कैपेसिटर का। ये जो सर्किट है ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन किस फ्रीक्वेंसी का होगा। अब जो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ये क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है। बेसिकली हर क्रिस्टल की एक फिक्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और इसका जो फॉर्मूला है हमारा वो हमारा F = n/2t √ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। ये क्रिस्टल अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ही स्ट्रांगली वाइब्रेट करता है, ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी पे स्ट्रांगली वाइब्रेट नहीं करता है। अब रेजोनेंस कब होगा, तो बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है, जब हमारी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो कि टैंक सर्किट वाली है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी जो कि क्रिस्टल वाली है, ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो हमारे रेजोनेंस कंडीशन हो जाती है। यानी कि जो क्रिस्टल है वो लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगता है। अब रेजोनेंस के टाइम क्या होता है, बेसिकली क्रिस्टल बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेट करता है और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होती है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे वर्किंग आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी ये सब समझने के बाद जब मैं ये टॉपिक समझ रही थी तो मुझे भी जो क्वेश्चंस आए थे उनको मैंने क्लियर करा और मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए कि आपने ये समझा है कि हाँ दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल होकर रेजोनेंस होता है, पर ये रेजोनेंस एक्चुअल में होता क्या है और क्या टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी होने के बाद अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस नहीं होती तो हमें क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए या फिर वाइस वर्सा एक्सेट्रा थिंग्स। वो चीजें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करा रही हूँ। सबसे पहले तो कि टैंक सर्किट अपनी फ्रीक्वेंसी क्यों बनाता है। टैंक सर्किट जैसे कि हमको पता है L+C इंडक्टर प्लस कैपेसिटर। जब हम L और C को जोड़ते हैं तो करंट कभी कैपेसिटर में स्टोर होता है तो कभी इंडक्टर में स्टोर होता है। एनर्जी इधर से उधर शिफ्ट होते रहती है। इस एनर्जी की एक्सचेंज की वजह से हमारा LC सर्किट जो है टैंक सर्किट वो अपने आप एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करता है, यानी कि वो नेचुरली एक फ्रीक्वेंसी बनाता है। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये डिपेंड करती है हमारे L और C पे, यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यू पे और कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। मतलब टैंक सर्किट एक इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है बेसिकली। नेक्स्टली अगर हम देखें कि क्रिस्टल की अपनी फ्रीक्वेंसी क्यों होती है। अब क्रिस्टल एक फिजिकल बॉडी है, तो जैसे आप रूलर को टैप करो, अगर आप टेबल पे एक रूलर रखो और उसको टैप करो तो वो एक फिक्स साउंड पे वाइब्रेट करेगा। अगर आप ग्लास को हिट करो तो एक फिक्स साउंड पे वाइब्रेट करेगा। हर सॉलिड बॉडी की एक नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। क्रिस्टल भी एक सॉलिड प्लेट है तो इसका वाइब्रेशन भी डिपेंड करता है थिकनेस पे, डेंसिटी पर, यंग्स मॉडुलस पे। ये जो है ये पैरामीटर्स है इसके फॉर्मूले के जो हमने देखे। इसलिए क्रिस्टल की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली। ये इलेक्ट्रिकल नहीं, ये मैकेनिकल नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अब दोनों फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए बेसिकली, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि टैंक सर्किट हमारी इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी भेज रहा है, क्रिस्टल हमारी मैकेनिकल वाइब्रेशन कर रहा है। तो अगर टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी और क्रिस्टल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है तो क्या होगा। हमें ये पता है कि दोनों अगर इक्वल हो तो रेजोनेंस होता है, हाई एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करता है। लेकिन अगर ना हो तो क्या होगा, तो क्रिस्टल थोड़ा वाइब्रेट करेगा पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन नहीं होगी, एम्पलीट्यूड छोटी सी रह जाएगी। और वीक वाइब्रेशन उसका मतलब है कि वीक अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें स्ट्रॉन्ग अल्ट्रासोनिक वेव्स चाहिए। रेजोनेंस कब होता है बेसिकली, टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी और क्रिस्टल की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जब इक्वल हो तब रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट, कि
सिस्टम की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि झूले को उसकी स्पीड से पुश करो तो जिस स्पीड से वो नेचुरली मूव करता है तब झूला बहुत ही ज्यादा ऊपर तक जाता है। यहाँ भी वैसा ही होता है, क्रिस्टल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। तो क्या एक से अल्ट्रासोनिक वेव बन सकती है? तो नहीं, हमें दोनों फ्रीक्वेंसी चाहिए रहती है। जैसे कि हमने देखी कि दोनों में से एक भी एब्सेंट हो तो हमारी जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो वीक बनेगी, स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, और हमें स्ट्रॉन्ग अल्ट्रासोनिक वेव चाहिए। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, सिर्फ टैंक सर्किट रहेगा तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन मिलेगी पर मैकेनिकल वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ क्रिस्टल रहेगा तो खुद कंटिन्यूस वाइब्रेट करता रहेगा क्योंकि उसको एनर्जी सप्लाई नहीं दे रहा है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, हमें स्ट्रॉन्ग सप्लाई चाहिए। तो टैंक सर्किट क्या करता है, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। क्रिस्टल क्या करता है, उस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करता है। ट्रायोड क्या करता है, एनर्जी देता है। तब जाके हमारी स्ट्रॉन्ग एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन मिलती है और अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होती है। तो ओवरऑल मैंने बहुत ही डीपली यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इसका मतलब कि आप बहुत ही ज्यादा जीनियस स्टूडेंट हो। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुछ तो समझ में आ रहा है। ड्यू टू कि हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है, अब हम लोग मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट, उसका ऑसिलेटर एंड जो अल्ट्रासोनिक के एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।